नमस्कार, मैं दिनेश कांजी न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडियो में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। वैसे तो पेशे से मुंबई यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रमुख हैं। संरक्षण इस विषय के जानकार है। हाल ही में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई। किताब का नाम है ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ। तो आज के इस वार्तालाप में इस किताब के बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है करुणाशंकर उपाध्याय जी। नमस्ते जी। नमस्कार। हिंदी विभाग के आप प्राध्यापक हैं और आपने किताब लिखी डिफेंस इस विषय पर। जी। ऑपरेशन सिंदूर इस विषय पर किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जी। उस समय मैं दिल्ली में ही था और चूंकि चीन, पाकिस्तान, अल जजीरा जैसे चैनल और तुर्की मिल करके भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रहे थे, तो मैंने फेसबुक पर लंबी लंबी पोस्ट लिखी कि ये सूचना गलत है जो चलाई जा रही है राफेल गिराए जाने की या जो भी थी। तो फिर हमारे मित्रों ने आग्रह किया कि जब इतनी बड़ी बड़ी आप पोस्ट लिख रहे हैं तो पुस्तक ही क्यों नहीं लिख डालते। तो उसी समय मैंने सुनिश्चित किया कि अब इस विषय पर हमको पुस्तक लिखनी है। लेकिन इस विषय पर कितने साल से आप रिसर्च कर रहे हैं? मैं 1994 से लगातार अपने को अपडेट कर रहा हूँ और डिफेंस के मामले में पूरे विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उसको लगातार अद्यतन रखता हूँ, अपने को अपडेट रखता हूँ और अखबारों में लिखता रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर लगातार चैनलों पर भी कई बार लाइव भी बैठता हूँ, कई बार वो डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में बाइट लेकर जाते हैं, तो उस रूप में उनको अपनी जानकारी देता रहता हूँ। चूँकि विश्वविद्यालयीन व्यस्तता भी रहती, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब भी देता हूँ तो उसकी चर्चा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की 5 प्रमुख विशेषता आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे? पहली बात यह है कि भारत ने जो 2014 के बाद जो भारत सरकार आई, उसने आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई, जीरो टॉलरेंस। तो उस नीति को सिद्ध करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारे लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को ही हमने इस बार नहीं समाप्त किया, बल्कि जितने हमले आज तक भारत पर हुए थे उन सारे आतंकवादियों के मुख्यालय हेडक्वार्टर पर हमला किया, वो चाहे बहावलपुर हो चाहे मुरीदके हो। तो उससे यह संदेश गया कि भारत कभी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें यह रही कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की सहायता से बहुत बड़े पैमाने पर भारत पर हमला किया, जिसमें उन्होंने 3 दिनों में 841 मिसाइल और 1775 ड्रोन जो है भारत पर छोड़े थे। चूँकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड है, बहुस्तरीय है, तो हमने मतलब कह सकते हैं कि 250 मीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको मार गिराने की व्यवस्था हमने कर रखी है। तो इसलिए उन्होंने जितने ड्रोन छोड़े थे वह थोक में छोड़े थे। पहले दिन जैसे 8 मई को उन्होंने 900 ड्रोन छोड़े थे, दूसरे दिन उन्होंने 1100-1200 ड्रोन छोड़े थे। तो उसको मार गिराने के लिए हमने एक DRDO की सहायता से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। पाकिस्तान की रणनीति यह थी कि वह इतने ज़्यादा ड्रोन छोड़े कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलें ख़त्म हो जाएं, उसके बाद वह मिसाइल और फिर विमानों से हमला करे तो भारत का नुकसान कर सके। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप कर लिया है। तो DRDO ने जो डेवलप किया था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज की रही है कि इन्होंने 6 महीने में, मात्र 6 महीने में 3500 ट्रकों पर तैनात करके उसको दिया। हमने जम्मू से लेकर कच्छ तक लगभग हर जगह पर जो है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया था। तो 1 लीटर पेट्रोल में हम लेजर के माध्यम से एक ड्रोन को मार गिरा रहे थे, तो बहुत सस्ता पड़ा मतलब। तो ये मतलब और किसी के पास नहीं था। दूसरी बात यह थी कि चीन की सहायता से पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए थे। उसमें उन्होंने आदमपुर पर 2 मिसाइल छोड़ी थी जो हाइपरसोनिक थी। DF-17 जो चीन की मिसाइल है उसी का नाम बदल करके उन्होंने छोड़ा था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने कहा था कि उन्होंने हाई स्पीड मिसाइल छोड़ी थी जिसको हमने मार गिराया, तो उसको भी हमने मार गिराया। उसमें उसको मार गिराने के लिए हमने S-400 का प्रयोग किया था। तो यह एक दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने जो उनकी सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जो शाहीन 3 है, जो अंडमान निकोबार तक जा सकती है, 2875 किलोमीटर जिसकी रेंज है, उसको उन्होंने दिल्ली पर छोड़ा था। दिल्ली का मतलब दिल्ली का सबसे जो हॉट स्पॉट है वो PMO होता है, तो एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि PMO, हाँ, रायसीना हिल्स पर ही छोड़ा था।
तो उसको मार गिराने के लिए हमने जो सिरसा है यहाँ पर हरियाणा में, वहाँ पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो अग्नि मिसाइल है उसको हमने एयर डिफेंस सिस्टम में भी कन्वर्ट किया है। उसका नाम AAD दिया है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। तो उस मिसाइल को हमने वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मार गिराया, जिसके कारण सेना के अधिकारी ने बताया कि उसके टुकड़े हैं वो भी ज़मीन पर नहीं आए। अच्छा, स्पेस में हमने कारनामा किया। हाँ, स्पेस में हमने मार गिराया। तो एक प्रकार से सैटेलाइट जिस लेवल पर मार गिराएंगे उस लेवल पर उस मिसाइल को मार गिराया। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात थी। चौथी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने जितने हमले किए हमने उनके सब ध्वस्त कर दिए। उनका कोई भी हमला कामयाब नहीं रहा, हमारे यहाँ निशाने पर नहीं लगा। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई कांच का टुकड़ा भी टूटा हो और कोई प्रमाण दे दे तो मैं मान लूँगा। तो अपनी व्यवस्था इस ढंग से थी। लेकिन जब हमने उन पर हमले किए तो पहले 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए 6 और 7 मई की रात को, और 9 और 10 मई की रात को हमने उनके 11 एयरबेस, 4 राडार जो लॉकहीड मार्टिन द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा हमने उनके कुल 19 विमान मार गिराए हैं। अभी तक भारतीय वायुसेना ने 13 विमान ही कहे हैं कि, और उनके जो ये थे शस्त्रागार थे जहाँ मिसाइलें रखी थी, जहाँ ड्रोन रखे थे, और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उनका जो था वो नष्ट कर दिया था। और पांचवी बात यह थी कि BSF और भारतीय सेना ने एक ज़मीन पर भी बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है गोलाबारी शुरू की थी। तो जिस पोस्ट से वो गोलाबारी करते थे, BSF और भारतीय सेना ने तोप में भी GPS सिस्टम फिट कर रखा है, तो हम उस पोस्ट को ही उड़ा देते थे। तो हमने कुल मिलाकर उनकी 118 पोस्ट उड़ा दी। तो उनका कोई भी आक्रमण हमारे ऊपर असर नहीं करता है और हमारे किसी भी आक्रमण से वो अपना बचाव नहीं कर पाते। यह जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑपरेशन सिंदूर की। जो ड्रोन वॉरफेयर, यानी अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो या ईरान का वॉर हो, उसमें ड्रोन ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बनते जा रहा है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के समझ में कब से आया और हमने इस विषय में तैयारी कब से शुरू की? देखिए, ड्रोन वारफेयर की चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हमको बहुत सचेत किया। यूक्रेन ने जिस ढंग से रूस के भीतर जा कर के ड्रोन हमले किए, उसके बाद जब ईरान और इजराइल के बीच 2024 और 25 वाली जो जंग हुई, तो उसके माध्यम से हमको तैयारी का एक प्रकार से मौका मिला। और हमने देखा कि थोक में जो है ड्रोन हमले हो सकते हैं, जिसको स्वार्म ड्रोन कहते हैं। तो फिर हमने उसके लिए सिस्टम विकसित किया, और आज वह सिस्टम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम है। उसको जो है ताइवान भी खरीदना चाहता है, उसके लिए UAE भी उसको खरीदने की इच्छा जता चुका है। तो हमने मतलब एक कारनामा बहुत कम दाम में कर रखा है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी ख्याति अर्जित करने वाला है। ये ड्रोन प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। यानी पहले तो अपनी शुरुआत कैसे हुई, अपने टाई अप कौन से देशों से है, कौन सी कंपनियों से है, और आज चाइना के कंपैरिजन में अपनी स्थिति क्या है? देखिए, ड्रोन सबसे पहले तो अमेरिका और इजराइल ने ही बनाए। उनके माध्यम से फिर रसिया ने बनाया, रसिया को देख करके फिर चाइना ने बनाया। भारत ने ड्रोन के क्षेत्र में थोड़ा देर से अपनी शुरुआत की है, लेकिन हमने इजराइल की कंपनियों के साथ टाई अप किया, और इजराइल की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज ने हैदराबाद में ड्रोन फैक्ट्री जो है बनाई है। तो जो हारोप और हार्पी 2 ड्रोन है, एक सुसाइड ड्रोन है जो कामिकेज ड्रोन कहलाता है, और एक जो क्या कहते हैं अटैक के लिए काम आता है। तो दोनों का प्रयोग जो है हमने किया, दोनों का प्रोडक्शन हमने आरंभ किया। आज भारत जो है 27 प्रकार के ड्रोन बना रहा है, जिसमें जो घातक है। दुनिया में कितने प्रकार के हैं? दुनिया में इस समय सैकड़ों प्रकार के ड्रोन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार माइक्रो से नैनो होती जा रही है। तो उस भविष्य में नैनो ड्रोन आएंगे। जैसे आजकल चर्चा है कि चीन ने मच्छर के आकार का ड्रोन बना लिया है, भारत ने तितली के आकार का, जर्मनी ने काकरोच के आकार का। हनुमान जब लंका में प्रवेश किए थे तो मच्छर के आकार का रूप धारण करके गए थे, लेकिन रावण की सुरक्षा व्यवस्था लेजर की दीवार थी, तो लंकिनी ने हनुमान को मच्छर के आकार में भी पकड़ लिया था। तो उस लेवल की अब सुरक्षा व्यवस्था की भविष्य में जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो हम 27 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं, उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जो सुसाइड ड्रोन है, दूसरे ड्रोन को जाकर टक्कर मार देगा, उस प्रकार का भी है, और हर प्रकार का हमला करने वाला भी ड्रोन है। उसमें जो एक हमारा घातक ड्रोन बन रहा है, वह B-52 बॉम्बर के आकार का है, जो अमेरिका का है, और उसी की तरह वो 100
घंटे तक जो है वह लंबी उड़ान भर सकता है और काफ़ी दूर तक उसकी हमला करने की शक्ति है। तो वह एक बड़ा काम हमारा चल रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मिसाइलें और ड्रोन जो हैं यही युद्ध की दशा और दिशा तय करेंगे। तो मिसाइलों के क्षेत्र में हमने काफ़ी उपलब्धि अर्जित की है। इस समय 12 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें हम लोग बना रहे हैं। 1500 किलोमीटर की ब्रह्मोस 2 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली काल मिसाइल भी हम लोग बना रहे हैं। तो हर रेंज की मिसाइल हो, हर रेंज का ड्रोन हो और उसको नष्ट करने वाला सिस्टम भी हो, तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। यानी हमने डिफेंस पर भी काम किया, हमने अटैक पर भी अटैक पर काम भी किया। किया क्योंकि दोनों का मिक्सचर जरूरी है। ऐसी क्या बात हुई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यानी आज तक लगातार हम लोग यानी डीआरडीओ ने किसी चीज का टेस्ट किया, किसी वेपन का टेस्ट किया, ये बार बार न्यूज आ रही है। तो क्या इसकी वजह इतनी जबरदस्त संरक्षण सिद्धता हम लोग कर रहे हैं? उसका कारण यही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी अल्प विराम लगा है और अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो पीओके लेना है, जो संवैधानिक दृष्टि हमारा क्षेत्र है। पीओके जब तक हम नहीं ले लेते तब तक हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर कभी भी आने वाले 1 साल 2 साल के भीतर दोबारा आरंभ हो सकता है। और पाकिस्तान अकेले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने 30 साल खुलेआम मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उसके तकनीकी विशेषज्ञ और उसके पायलट जो है विमान उड़ा रहे थे वो स्वयं हमले में शामिल थे। J-10C विमान जो पाकिस्तान ने लिया है, जैसे हमने राफेल लिया है 36, तो 36 की संख्या में चीन ने उनको J-10C दिया है। दोनों 4.5 पीढ़ी के विमान हैं। तो राफेल में क्या है कि विश्व की सबसे आधुनिक मिसाइल लगी जिसका नाम मेटेओर है, एयर टू एयर मिसाइल। तो वो 300 किलोमीटर की रेंज वाली है और J-10C में 225 किलोमीटर की रेंज वाली PL-15E मिसाइल है। बाकी हमारे विमानों में स्वयं की बनाई हुई DRDO द्वारा निर्मित अस्त्र मिसाइल है जो 160 किलोमीटर की रेंज वाली है। तो उसमें समस्या क्या थी कि जैसे 36 राफेल हम एक साथ उनके सामने नहीं उतार सकते, हमें चीन के लिए अलग रखना पड़ता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 राफेल इनके सामने उतार सकते हैं पाकिस्तान के समय, लेकिन पाकिस्तान अपने सारे J-10C विमानों को उतार सकता है। ये पाकिस्तान के सामने सुविधा थी। तो 6 और 7 मई की रात को जब हमने ऑपरेशन आरंभ किया और 1-1:30 बजे तक जब समाप्त कर दिया 25 मिनट में, तो उसके बाद जब उनका राडार पहले हमने जाम कर दिया था, जिसके कारण उनको मालूम नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। राडार का जैमिंग का जो प्रभाव था, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का, वो 25 मिनट का था। 25 मिनट जैसे निकल गए वैसे उनका राडार एक्टिव हो गया। तो उनका राडार एक्टिव हो गया तो उनके 120 विमान हवा में आ गए। तो उसके बाद भारत और जो पाकिस्तान है, दोनों वायुसेनाओं के बीच में थाईलैंड के एयर चीफ मार्शल ने कहा कि आज तक का सबसे बड़ा हवाई युद्ध हुआ है जो BVR मिसाइलों का है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, दृश्यता से परे। जब सामने वाला विमान 125 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है और आप उसको हिट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस मिसाइल का नाम BVR है। तो भारतीय विमानों को तब तक उनके विमानों को मार गिराने का आदेश नहीं था, नहीं तो उनकी पूरी वायुसेना समाप्त हो जाती, क्योंकि राफेल में तो 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल थी और जो हमारी खुद की बनाई हुई मिसाइल अस्त्र है जो इसमें सुखोई 30 MKI और तेजस विमान में लगी हुई है, वह 160 किलोमीटर की है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसकी गति सबसे ज़्यादा हो, ध्वनि से 4.5 गुना तेज है, मतलब मैक 4.5 है। तो इसलिए वो बहुत जल्दी हिट कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम उनकी पूरी वायुसेना समाप्त कर सकते थे, लेकिन हमने उनको लॉक करके उनके विमानों को छोड़ दिया। ये जो आप पहले अपने रडार जैमिंग का बोला, अभी आपने बताया कि उनके विमानों को लॉक कर दिया, इसके बारे में जरा डिटेल से बताइए, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, लोगों को जरा आसान भाषा में समझाइए। जैसे हमारे सामने जब हमारे पायलट हमले के लिए जा रहे थे तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती यह थी कि जहां आतंकी ठिकाने हो तो उनको उसकी जानकारी है, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां लगा हुआ है। उन्होंने चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है। तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय विमानों को 250 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकता था, मतलब उसको हिट कर सकता था। तो उससे बचने के लिए भारतीय विमानों ने पहले डिकॉय, जिसको खिलौना विमान बोलते हैं, वह भेजा।
तो उन लोगों ने गलती से उसी को असली विमान समझ करके हिट करने के लिए मिसाइलें चालू कर दी। तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसे ही मिसाइल दागी तो हमारे विमानों को मालूम पड़ गया कि इनका कहाँ एयर से डिफेंस hit हो सिस्टम कहाँ कहाँ है। तो हमने तुरंत वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर डाल दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक जैमर 25 मिनट तक उनके सिस्टम को बंद कर देता है। तो 25 मिनट के लिए उनका राडार सिस्टम पूरी तरह से लॉक हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे विमानों ने भारत में रह करके ही मिसाइलों से उनके आतंकियों के जो हेडक्वार्टर हैं उसको हिट किया। राफेल ने जो है स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल का प्रयोग किया, और सुखोई 30 MKI और तेजस ने जो है अपनी जो मिसाइल है ब्रह्मोस उसका प्रयोग किया, और जगुआर और मिराज 2000 ने क्रिस्टल और मेज मिसाइल का प्रयोग किया। तो हमने कई मिसाइलों के प्रयोग से उनके अड्डे नष्ट किए, और ये सारा कार्य हमने 25 मिनट के बजाय 22 मिनट में कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारे विमान वापस आ रहे थे और 25 मिनट हो गया, तो वैसे ही राडार जैमिंग का जो प्रभाव था वो ख़त्म हो गया। 25 मिनट तक उसका प्रभाव रहता है, तो उनके राडार फिर से एक्टिव हो गए। जब एक्टिव हो गए तो उनके विमानों को सूचना मिल गई कि हमला हो चुका है, तो उनके विमान ऊपर आ गए। तो जब ऊपर आ गए तो उन्होंने मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल जो होती है उसको लॉन्च करना आरंभ किया। तो फिर उसका मुकाबला करने के लिए हमारे 80 विमान जो इसमें शामिल थे, हमने कुल 9 ग्रुप बनाए थे, 9 अड्डे नष्ट करने थे। 9 विमानों का एक एक ग्रुप था। सबसे आगे राफेल था, उसके ठीक पीछे 2 सुखोई 30 MKI थे, फिर मिग 29 था, मिराज 2000 था, तेजस था और जगुआर था। तो मतलब इस ढंग से हमने 9 विमानों का समूह बनाया था। तो इन विमानों ने उनकी द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों को या तो इलेक्ट्रॉनिक जैमर से गिरा देते थे या फिर उनको मार गिराते थे। तो उसमें एक मिसाइल पूरी की पूरी एज इट इज गिर गई थी आदमपुर के पास, PL-15, जिसको भारत ने खोल करके उसकी पूरी सर्जरी कर ली है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है। तो वह जो है बड़े काम आ गई। तो ये पूरा का पूरा 56 मिनट तक दोनों वायुसेनाओं के बीच में युद्ध चला था। और जैसा मैंने कहा कि थाईलैंड के एयर चीफ मार्शल ने खुद कहा कि इतना बड़ा हवाई युद्ध मतलब 2 वायुसेनाओं के बीच में आमने सामने नहीं हुआ जितना भारत और पाकिस्तान के बीच में 6 और 7 मई की रात को हुआ है। 1:30 बजे से आप 2:15 बजे तक कह सकते हैं, या 2:20 तक। तो 56 मिनट तक जो ये चला, उसमें जो है हम लोग चाहते तो उनका बहुत नुकसान कर सकते थे, लेकिन तब तक हमने उनके विमानों को टारगेट नहीं किया, क्योंकि आतंकवादी ठिकाने ही नष्ट करने थे। उनकी सेना को और उनकी जनता को नुकसान नहीं पहुंचाने का जो है हमारे पायलटों को निर्देश था। उसके बाद जब हमारे चूँकि विमान पहले से उड़े थे, उनके विमानों से लगभग आधा घंटा पहले उड़े थे या 40 मिनट पहले उड़े थे, तो हमारे विमानों का ईंधन पहले ख़त्म हो सकता था। तो राफेल ने फिर ट्रिक निकाली और उसने एक्सगार्ड डिकॉय जो DRDO ने बनाया है उसको निकाला। उसको आप ऐसा समझिए कि उसमें 100 मीटर का लंबा वायर लगा है। उस वायर में 30 किलोग्राम का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्सगार्ड डिकॉय कहते हैं। तो चूँकि AI का हमने बहुत प्रयोग किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर का, तो उसके माध्यम से राफेल ने उनके पायलट को सिग्नल दिया कि यह राफेल है, एक्सगार्ड डिकॉय जो है उसको। तो उन्होंने PL-15 मिसाइल जो चीन की थी उससे हिट किया एक्सगार्ड डिकॉय को। तो राफेल ने उसको छोड़ दिया और जानबूझकर उनके राडार को सिग्नल दिया कि राफेल गिर रहा है। तो उसी को उन्होंने समझ लिया कि राफेल गिर रहा है, जबकि वो 30 किलोग्राम का यंत्र गिरा था। तो अमेरिका के F-16 के पायलट ने बाद में कहा कि भारत ने पूरी पाकिस्तानी वायुसेना को मूर्ख बना दिया। तो इस ढंग से उनके फिर पायलट जो है अपने विमानों को वापस लेकर जाते हैं, फिर हमारे विमान लौटते हैं। जब हमारे विमान अपने अड्डे पर वापस आते हैं तो जिन टेक्नीशियंस ने और जिन इंजीनियरों ने उसमें मिसाइलें लोड की थी, उन्होंने पायलटों से पूछा कि सर मिसाइलें कहाँ गई। उनको भी तब तक नहीं मालूम था कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो रहा है और उसके लिए ये विमान जा रहे हैं। तो पायलट ने कहा कि इनको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई हैं। तो उसके बाद उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए वहीं पर। तो इस ढंग से ऑपरेशन संचालित हुआ। अच्छा, इस ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल की एक प्रमुख भूमिका नजर आती है जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना के स्टेल्थ के बारे में बहुत चर्चा चालू है कि चाइना ने स्टेल बनाई है और वो स्टेल पाकिस्तान को भी वो दे रहा है जी। हमारे यहाँ ये चर्चा है कि हम लोग तेजस बना नहीं पा रहे क्योंकि अपने को जी से इंजन नहीं आ रहे जी। तो जरा अपने एयरफोर्स के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में चाइना से कंपेयर करके थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जो इंटरनेशनल रैंकिंग है 2025 के आई है, जो
उसमें चाइना को चौथे नंबर पर और भारत को तीसरे नंबर पर दिखाया गया। उसका कारण यह है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह मल्टी लेयर्ड होने के कारण हमने जितने भी हमले हुए सबको नष्ट कर दिया। तो हमारे पास हमले को रोकने की पूरी शक्ति है कि चाइना हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, तीनों ने मिलकर जो भी हमले किए हमने सबको नष्ट किए। हमारे पास विमानों की कमी है, विशेष करके आधुनिक विमानों की। अभी भी जो भारतीय वायुसेना का रीढ़ है वो सुखोई 30 MKI है, जो 272 विमान है। राफेल केवल फ्रंट लाइनर विमान है और वो भी बहुत कम संख्या में है। तो भारत इसीलिए अभी 114 विमानों का सौदा कर रहा है फ्रांस के साथ, जिसमें से 90 विमान जो है भारत में ही बनाए जाएंगे और 500 जेट इंजन बनाने का प्रस्ताव जो है फ्रांस के साथ चल रहा है भारत में। लेकिन वो तो दूर की बात है ना, बहुत 3 साल 5 साल की हाँ, बात जी के साथ हमारा जो सौदा हुआ था हमने 2020 में ही पेमेंट कर दिया था तेजस MK1A के लिए, लेकिन वो इंजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पाए। अभी तक उनको कम से कम 125 इंजन देने थे, लेकिन उन्होंने अभी 40 इंजन अभी तक दिए हैं। तो अभी 30 विमान बनकर लगभग तैयार हैं। तो इस साल तेजस MK1A जो है राफेल की टक्कर का ही विमान है, क्योंकि इसमें भी मेट्योर और अस्त्र 2 मिसाइल लगाने जा रहे हैं। बहुत सारी मिसाइलें ब्रह्मोस वगैरह रहेंगी तो ये बहुत खतरनाक रहेगा। इसमें जो मिसाइलों का खेल है वही असली खेल है। विमान एक प्रकार से प्लेटफॉर्म बनकर रह गए हैं। तो विमान में लगने वाली मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमने क्या किया है कि अपना अपग्रेड किया है। अमेरिका और इजराइल के साथ लगातार हम युद्धाभ्यास करते हैं, तो उसके कारण हमारा जो लेवल है इजराइल और अमेरिका के लेवल का है। भले हमारे विमान पीछे के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में हमने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जैमर की बात हो, चाहे राडार जाम करने की बात हो, चाहे विमान की मिसाइल को मार गिराने की बात हो, चाहे एयर टू एयर मिसाइल की बात हो, तो हमने अपने को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, हमने USA का F-35 जो स्टेल्थ है उसको डिटेक्ट कर लिया था, वो कैसे किया था? नहीं, वही इलेक्ट्रॉनिक जैमर जो है, जैसे हमारे लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट जो है, नहीं, स्टेल्थ की खासियत है वो पकड़ पाना उसको मुश्किल रहता है। तो उसको हमने कैसे पकड़ा है आपको पूछ रहा हूं। मैं वही बता रहा हूँ। हमारा राडार लगा है साउथ निकोबार में, जहाँ भी प्रोजेक्ट अपनी शुरू हो रही, जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। तो वहाँ पर जो राडार है वो एंटी स्टील्थ राडार है। जो भी चीज़ें छिप करके आएंगी, वो चाहे विमान हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, तो उसको डिटेक्ट करेगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी लगा हुआ है। तो भारत और ब्रिटेन की नौसेना जो है हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर रही थी, तो उसमें F-35B विमान जो है वह उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ रहा था, वो गलती से उसके रेंज में आ गया। गलती से आ गया कि जानबूझ के गलती की? अब जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक जैमर के रेंज में आ गया। तो रेंज में आ गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम हो गया, GPS सिस्टम बंद हो गया। तो उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ है। अब गलती से चीन में न चला जाए, चीन मार गिराए, तो उसके सामने यह संकट था। तो इसलिए उसने तुरंत भारतीय वायुसेना से संपर्क किया। भारत ने सुखोई 30 MKI भेजा, उसको जो है तिरुवनंतपुरम में उतारा गया। फिर जब तक भारत ने सहायता नहीं की तब तक उनके इंजीनियर उसको चालू भी नहीं कर पाए। तो लगभग एक भारत ने ऐसा क्या किया था? कुछ गड़बड़ी तो की थी भारत ने। तो वही इलेक्ट्रॉनिक जैमर है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम नहीं, लेकिन उनके इतने एक्सपर्ट आने के बावजूद भी उसको चालू नहीं कर सके। नहीं, एक बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया तो उसको फिर से रिक्रिएट कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जिसने ख़त्म किया उसी को मालूम रहेगा कि उसका इलाज क्या हो सकता है। जैसे जो सांप का जहर है उतारने की कला सबके पास नहीं होती, तो वैसे विशेषज्ञता हमारे पास एयरफोर्स की ठोकने की शायद क्षमता ना हो, लेकिन रोकने की क्षमता जरूर है अपने पास। एयरफोर्स में ठोकने की भी क्षमता इसलिए है क्योंकि हम जो मिसाइलें उसमें अभी जोड़ रहे हैं ना, जैसे केवल ब्रह्मोस ही नहीं है, अब ब्रह्मोस NG आ रही है जो 850 किलोमीटर की रेंज वाली है। हाँ, फिर ब्रह्मोस जो हाइपरसोनिक आ रही 1500 किलोमीटर की। तो ये सारी मिसाइल हम सुखोई 30 MKI से लेकर तेजस तक, राफेल तक सब में लगाने वाले हैं। तो ये मिसाइलें अपना काम कर लेगी। बहुत दूर रहते हो, मुंबई में रहकर भी आप पाकिस्तान पर एयरफोर्स से भी मिसाइल छोड़ सकते हैं। यह सुविधा हम विकसित कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राफेल तो अपने को बहुत देरी से मिलने वाली है। रशिया अपने को ऑफर कर रहा है कि आप Su-57 ले लीजिए, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया ऑफर दे रहे हैं। हर बार एक कदम आगे अगर उनकी ऑफर रहती है, तो क्यों नहीं हम लोग Su-57 ले रहे हैं?
नहीं, भारत अभी AMCA पर कार्य कर रहा है, जो हमारा 5वीं पीढ़ी का विमान है। हम चाहते हैं कि वही नहीं, वो बन तो जाए। 35 की बात है ना, 2035 की बात है वो। नहीं, वो पहले भी आ जाएगा। जैसे तेजस MK2 जो है वो भी 5वीं पीढ़ी का ही विमान है। वो उसका भी मॉडल तैयार है, केवल इंजन का इंतजार है। उसमें G414 है, इसमें G404 है। नहीं, लेकिन अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना ये कितना डेंजरस होता है, इसका अनुभव हमने किया है। नहीं, देखिए, दोनों ने, अमेरिका और रूस ने, दोनों ने सही समय पर पैसा लेने के बावजूद सप्लाई नहीं दी है। जैसे हमने S-400 का पैसा 2018 में दे दिया था। अभी उसका चौथा शिपमेंट अब आ रहा है, पांचवा अभी भी बाकी है। यानी रूस का तो समझ सकते हो, यूक्रेन हाँ, युद्ध में फंसा है, और उसके कारण अमेरिका वो। ने जानबूझकर या तो किया है, या तो ये हो सकता है कि अमेरिका की कंपनी के पास ऑर्डर ज़्यादा है और वो सप्लाई करने में परेशान हो रही है। प्राइवेट कंपनियों के साथ ये भी समस्या कई बार आती है। लेकिन जो भी है, उससे भारतीय वायुसेना की तैयारी पर असर पड़ा है। लेकिन इसको लेकर के हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसकी भरपाई करने के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। हम जो अस्त्र 3 मिसाइल है हमारी, वह 500 किलोमीटर की रेंज वाली है, हवा से हवा में मार करने वाली। और R-37 जो अभी रसिया ने बनाया है, ये भी 500 किलोमीटर की रेंज वाली है। ते भी हम 300 मिसाइल खरीद रहे हैं, और पूरी वायुसेना के विमानों में मेट्योर अस्त्र और रसिया की R-37 मिसाइल लगाने जा रहे हैं। तो इसके कारण पाकिस्तान का कोई भी विमान हवा में अपने ऊपर भी उड़ने से डरेगा, वो 100 बार सोचेगा। और S-400 के जैसे सारे सिस्टम आ जाएंगे, और हम लोग प्रोजेक्ट कुशा के तहत S-400 जैसा सिस्टम स्वयं भी बना रहे हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा कि वह भारत पर हमला कर सके। उसके विमान हवा में आएंगे तो उसको हम मार गिराएंगे बहुत दूर से ही। तो ये तैयारी हमारी चल रही है, तो इसलिए उतना ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। कावेरी का क्या स्टेटस है, कावेरी इंजन का? कावेरी इंजन जो है, हमने बना तो लिया है, लेकिन वह विमान के लेवल का नहीं है, तो इसलिए उसका प्रयोग ड्रोन में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो विमान के लिए 414 के लेवल का थ्रस्ट चाहिए। अभी क्या है कि 110 से लेकर 160 के बीच में थ्रस्ट चल रहा है। जैसे राफेल में 120 का थ्रस्ट है, अभी जो F-35 है 140 का थ्रस्ट है। तो हम लोग 140 से लेकर 160 का थ्रस्ट चाहते हैं, और कावेरी 90 के ऊपर नहीं जा पाया है। तो इसलिए उसका प्रयोग केवल ड्रोन में ही कर सकते हैं, विमान के लिए करेंगे तो खतरनाक हो सकता है। 2 मिसाइलों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दोनों अग्नि है। एक तो MIRV हमने जो टेस्ट किया, तो अमेरिका के पास है, चाइना के पास है मेरे ख्याल से, और 2 दिन रसिया के पास है। हाँ, तो ये हमने टेस्ट किया। हाल ही में एक अग्नि का टेस्ट हुआ, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये अग्नि 6 है शायद, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये दोनों मिसाइलों के बारे में जरा डिटेल में बताइए। देखिए, अग्नि 5 जो है उसके कई रूप हैं। एक तो नॉर्मल मिसाइल है, और उसमें एक केवल परमाणु वार हेड ले जाने के लिए बनाई गई है। उसमें MIRV तकनीक है, मल्टी इंडिपेंडेंट री व्हीकल एंट्री जिसको बोलते हैं, कि एक साथ वो कई परमाणु बम ले जा सकती है, कई ठिकाने एक साथ नष्ट कर सकती है। तो हमने उसका परीक्षण 3 बार किया है अभी तक। इसके अलावा हम एक बस्टर बंकर के रूप में भी अग्नि का विकास कर रहे हैं, जो 100 मीटर नीचे जाकर ठिकाने को नष्ट कर सकते यानी हैं। B2 बम्बर जो काम हाँ, करता जो है। काम करता है वही काम हम अग्नि के माध्यम से भी कर रहे हैं। अग्नि 6 हमारी तैयार है, वह भी MIRV तकनीक से ही युक्त है। उसका परीक्षण भारत कभी भी कर सकता है। अभी जो परीक्षण हुआ है, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि 6 थी, कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि 5 थी। लेकिन जो भी है, हम उस लेवल पर हमारी तैयारी है, हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में मार कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका हमारी है, वह है परमाणु पनडुब्बियों की। जो अरिहंत क्लास हमारी परमाणु पनडुब्बियां हैं, उनमें INS अरिदमन जो है 7200 टन की है, और अभी चौथी का भी समुद्री परीक्षण चल रहा है। इसके बाद जो हम 13,500 टन वाली परमाणु पनडुब्बियां बनाएंगे, तो उसमें K5, K6, K7, K8 बनाने जा रहे हैं, जो 16,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली पनडुब्बियां रहेंगी। तो उन पनडुब्बियों से पूरे विश्व में हम कहीं भी हमला कर पाएंगे। तो इस प्रकार की हमारी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल है, जो युद्ध के क्षेत्र में काम आने वाली है, वह अग्नि-प्राइम है। यह सबसे महंगी भी है। जैसे अग्नि 5 की कीमत 35 करोड़ है, लेकिन अग्नि-प्राइम की कीमत 50 करोड़ है। मतलब वो 2000 किलोमीटर की रेंज वाली है, लेकिन उसको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। क्या वजह है? उसकी स्पीड के अलावा उसमें हमने नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों कही जाती है। वह अभी तक जिस लेवल पर दुनिया मिसाइलें नहीं बना पाई है, उस लेवल की मिसाइल है वो। तो इसलिए अभी तक
उस तकनीक से लोग परिचित नहीं हैं। तो युद्ध के मैदान में चाइना के जितने भी बड़े शस्त्रागार हैं, हम उसको बहुत दूर से जो है नष्ट कर सकते हैं अग्नि प्राइम के माध्यम से। तो ऐसी मिसाइलें जो है युद्ध के मैदान में प्रयोग में आने वाली मिसाइलें हैं। अग्नि 5 हो या अग्नि 6 हो, ये सब तो मान लीजिए कि परमाणु हमले की स्थिति में या बहुत बड़े संकट की स्थिति में ही इस प्रकार की मिसाइलों का प्रयोग होता है। बाकी जो कम दूरी की मिसाइलें हैं युद्ध के मैदान में तो वही काम आते हैं। हमने अभी पनडुब्बियों की चर्चा की। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी का जो 5 देशों का दौरा था, जी उसमें 3 देश ऐसे हैं जी जिन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है, जिसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, जी इटाली है। जी और ये तीनों जो देश है वो पनडुब्बियां और शिप्स बनाने में माहिर है। जी। तो भारत के टैब्स के बारे में जरा कुछ बताइए कि किस प्रकार से भारत टैब कर रहा है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारत ने अभी तक जर्मनी, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर पनडुब्बियाँ बनाई। हमारे पास जो भी बेड़ा है, अभी जापान की पनडुब्बी तकनीक बहुत आधुनिक है, तो उसने भी ऑफर दिया है कि हम आपके साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। तो जापान भी हमारा एक बड़ा पार्टनर है। अभी जर्मनी के साथ हम 6 पनडुब्बियाँ बनाने का, परंपरागत पनडुब्बियाँ बनाने का सौदा कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार जो स्टील्थ फ्रिगेट और स्टील्थ डिस्ट्रॉयर बनाने की बात चल रही है, तो उसमें जापान ने भी, इटली ने भी, स्वीडन ने भी सहयोग करने की बात कही है, नॉर्वे ने भी कही है। तो हम इन देशों के साथ मिल करके हम नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट और मिसाइल बोट्स और आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रॉयर शिप्स है, वो सब बनाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं हम लगातार अपने को मल्टी पार्टनरशिप में ले जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपोलर विश्व है। किसी एक देश पर, किसी एक सिस्टम पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। तो हर प्रकार की तकनीक का हमको ज्ञान हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विश्व के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं हम सबसे संबंध रखें। तो हमारा पार्टनर अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, रूस भी है। हम इटली को भी बना रहे हैं, यूएई को भी बना रहे हैं, इजराइल तो है ही, जापान को भी बना रहे हैं, दक्षिण कोरिया को भी बना रहे हैं। तो हम जितने भी देश इस समय शस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो हम सबके साथ अपना संबंध बना रहे हैं। और जो पार्टीशन एक प्रकार से हम ये कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, उस पार्टनरशिप से हम बहुत बड़े रक्षा उद्योग की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो है भारत बनने वाला है, क्योंकि हम कुछ हथियार ऐसे बना रहे हैं जो 2050-60 तक सबसे आधुनिक रहने वाले हैं। फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर के और हम लोग रुक करते हैं। बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के लिए और सारी दुनिया के लिए सरप्राइज एलिमेंट कौन कौन से थे। देखिए, चाइना ने तो सबसे पहले जो दुष्प्रचार किया J-17 J-10C के माध्यम से, जो उन्होंने PL-15 मिसाइल छोड़ी थी, तो उनको लगा था कि जो राफेल ने बेवकूफ़ बनाया उनको, तो उनको लगा था कि उन्होंने राफेल मार गिराया। तो यह जब उनको कन्फर्म हुआ कि राफेल नहीं गिरा है, तो यह उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट था। दूसरा, जब उन्होंने PL-15 मिसाइल लॉन्च की और हमने उसको एज इट इज़ गिरा दिया इलेक्ट्रॉनिक जैमर के माध्यम से, तो मिसाइल पूरी की पूरी मिल गई। तो जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हुई, तो यह उनके हाथ से एक प्रकार से तकनीक निकल गई। चाइना ने दूसरा बड़ा काम ये किया था कि उन्होंने 136 प्रकार की मिसाइलें भारत पर छुड़वाई थी। उनमें उन्होंने 450 से 460 मिसाइलें जो है पाकिस्तान को कहा कि एक साथ छोड़िए बठिंडा पर। उनके सैटेलाइट से उनको जानकारी मिली थी बठिंडा में जो है भारत ने मिसाइलों का भंडारण किया हुआ है। तो उनको लगा कि अगर इस पर हमला करेंगे तो भारत का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जब उन्होंने एक साथ इतनी मिसाइलों का प्रयोग किया, तो उसके बाद भारत ने जो काली 5000 अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इंद्र के वज्र से प्रेरणा लेकर बनाया गया हथियार है, जो बिजली का हथियार है, उसका हमने प्रयोग करके नैनो सेकंड में, क्योंकि वो प्रकाश की गति से कार्य करता है, तो नैनो सेकंड में हमने लाखों गीगावाट बिजली छोड़ करके उसको नष्ट कर दिया। तो उसके बाद चाइना और अमेरिका दोनों बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं कि भारत ने ऐसा क्या बना दिया कि सैकड़ों सैटेलाइट देख रहे थे ऊपर से, इसके बावजूद कोई चित्र नहीं निकाल सका कि वो सारी मिसाइलें गायब कहाँ हो गई। तो उससे पाकिस्तान की तो आत्मा कांप गई। और चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि उसका इतना बड़ा वार जो है बेकार गया, क्योंकि वो संचालित करने वाला तो चीन ही था, पाकिस्तान तो केवल
पाकिस्तान का कंधा था, मतलब बंदूक तो एक प्रकार से चीन की ही थी। तो उस प्रकार की चीज़ें थी। इसी प्रकार से स्वार्म ड्रोन अटैक भी जो किया था तुर्की ने, उसको भी हमने एंटी ड्रोन सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो आदमपुर पर छुड़वाई थी उन्होंने, S-400 मान करके छोड़ा था, लेकिन S-400 का वहाँ डमी था जहाँ छोड़ा था, लेकिन हमने S-400 से ही उस मिसाइल को मार गिराया। तो S-400 का प्रयोग हमने 11 बार किया था। 8 बार विमानों को मार गिराया और 3 बार उनके द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों को मार गिराया। तो यानी वो बहुत बड़ा काम हुआ, और उससे जो है चाइना को सक्सेस रेट 100%। 100% है। मतलब यही सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑपरेशन सिंदूर की। मतलब इस रेट पर न इजराइल आज तक सफल रहा है, न अमेरिका रहा। अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने नष्ट किया, रूस भी नहीं अपने को बचा पाया, लेकिन हमने 100% की दर से बचाया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें जिस प्रकार से ड्रोन का प्रयोग हुआ, या अभी रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है ईरान के साथ, तो वॉरफेयर बदल रहा है। अभी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। अभी आपने लेजर वेपन की बात की, तो इंडिया फ्यूचर को देखकर ऐसे कौन से टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो भविष्य में कारगर साबित हो सकती है? देखिए, हम 3 प्रकार की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एक तो ड्रोन पर 27 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं, क्योंकि आने वाला युग जो है ड्रोन वॉरफेयर का है। कम पैसे में 10 लाख का ड्रोन जो है आपका बड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि ईरान में तो वो मतलब साबित हज़ारों करोड़ के विमान और मिसाइलें यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक काम तो हमारा उस पर चल रहा है। दूसरा, अगर आपका काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है वह भी लेजर का है, आप कम पैसे में या 1 लीटर पेट्रोल में एक ड्रोन मार गिरा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हम मतलब लेजर वीपन्स पर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही डायरेक्ट एनर्जी वीपन, मान लो जो मिसाइलें आ रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और एक साथ में सैकड़ों मिसाइलें आ रही हैं, तो उसको आप लेजर वीपन या डायरेक्ट एनर्जी वीपन से ही रोक सकते हैं। तो काली हो, काली अभी 80, काली 100 से लेकर के हम लोगों ने काली 300, काली 500, काली 1000, काली 3000, काली 5000, काली 10,000 बनाया है। इसी प्रकार से हमने युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए दुर्गा 1 और दुर्गा 2 बनाया हुआ है। अभी हम 30 किलोवाट का सूर्य बना रहे हैं। फिर 100 किलोवाट का अलग परीक्षण चल रहा है। 80 किलोवाट का युद्धपोतों पर तैनात करने की योजना चल रही है। तो डायरेक्ट एनर्जी वीपन्स पर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो हमने, आपको याद होगा कि अभी पिछले साल 3 बार भारत सरकार ने GPS जैमिंग का अभ्यास किया था। जो सिविलियन प्लेन्स हैं उनका भी GPS जाम किया गया था, उनको मैनुअल उतारा गया था। तो जब GPS जैमिंग का अभ्यास किया तो भारतीय जो वायुसेना, दिल्ली में हुआ था वही क्या? दिल्ली में भी हुआ, पूरे वेस्टर्न इसमें गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र में भी किया था। तो उसमें क्या हुआ कि जब वेस्टर्न इंडिया का किया, गुजरात का, तो उसमें दिखाया कि कराची से भारतीय वायुसेना का विमान उड़ान भर रहा है। उनके फ्लाइट ट्रैकर जो सिस्टम है ना, मोबाइल पर भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय वायुसेना का विमान कराची एयरपोर्ट से उड़ रहा है और भारत की ओर जा रहा है, लेकिन असल में विमान नहीं है। केवल हम GPS जैमिंग करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द्वारा उनको दिखा रहे हैं कि देखो हमारा विमान वहाँ पर दिख रहा है। तो युद्ध के समय पाकिस्तान के मान लीजिए 100 विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में हैं, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल द्वारा पाकिस्तान को यह बता रहे हैं कि वो भारतीय वायुसेना के विमान है, भारत के नहीं है, और उस पर भारतीय वायुसेना लिख कर आ रहा है। तो अपने विमान को भी वो भविष्य में मार गिराएंगे। हम ऐसी नौबत भी पैदा कर सकते हैं। तो हम भविष्य में लड़ाई के कितने रूप हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। और इसमें साइबर वारफेयर जो है, उसके लिए भी हमारी साइबर आर्मी जो है पूरी तैयार हो रही है और अच्छी तैयारी चल रही है। वह आने वाले युद्ध में एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। हिंद महासागर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, 75,000 करोड़ जिसका खर्चा है, तो उसका महत्व बताइए। देखिए, ग्रेट निकोबार की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ से हम चीन की गर्दन दबोच सकते हैं। चीन का लगभग 72% जो व्यापार है वह मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। 1 मिनट आपको रोकता हूँ। इसमें चीन ने भी भारत को सर्कल किया है, म्यांमार ने उनको कोको दिया है, बाद में हम्मन टोटा पर मोतियों की माला जो बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ जी पर्ल्स जी जो जी बनाया जी, है। हाँ। तो हमने उसकी काट के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है, हीरों का हार बनाया है।
मोतियों की माला को काटने के लिए भारत हीरों का हार बना रहा है। तो हीरा जो है कठोर होता है, मोती नरम होती है, तो हीरा जो है मोती को काट सकता है। तो हमने क्या किया कि जैसे जो चीन के शत्रु देश हैं, तो सबसे बड़ा शत्रु देश जापान है, दक्षिण कोरिया है, फिलीपींस है, मंगोलिया है। वियतनाम है, मंगोलिया है, इधर इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। तो इन सब के साथ हमने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का, कि हमारी युद्धपोत उनके यहाँ ईंधन भर सकते हैं, हथियार लोड कर सकते हैं, उनके युद्धपोत हमारे यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंद महासागर के बीच में मॉरिशस का अगलेका आइलैंड लिया है, वहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर बना रहे हैं। मेडागास्कर का हमने लिया है, सेशेल्स का द्वीप लिया है। फिर इधर हमने चाबहार बनाया इनके ग्वादर की काट में, ईरान में। फिर दुक्म पोर्ट जो ओमान का है वह भी हमने लिया हुआ है, और हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है वह भी। इटली भी ऑफर कर रही है आपको, रशिया भी हाँ, ऑफर कर रहा रसिया है। और इटली भी ऑफर कर रहे हैं। तो हम पूरे हिंद महासागर में लगातार अपने को स्थापित कर रहे हैं, फैल रहे हैं। और अभी कोलंबो एयरपोर्ट हमारे पास आ गया है, और जहाँ हबन टोटा है उसके पास एक एयरपोर्ट उनका खाली है, तो वो भी हमको बेच रहे हैं। तो हो सकता है वो भी हम खरीद लें। तो श्रीलंका में भी हमारी बड़ी उपस्थिति जो है बनने जा रही है। इन सब के बावजूद अंडमान निकोबार में हमारी 4 हवाई पट्टियाँ हैं, तो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह हैं। युद्ध के समय जो है वहाँ से हम सैकड़ों विमान और ड्रोन जो है उड़ा सकते हैं, सैकड़ों मिसाइलें छोड़ सकते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि चीन से अगर युद्ध हो रहा है और चीन की नौसेना भारत पर हमला करने के लिए आ रही है, तो हम वहीं पर उसको रोकना चाहेंगे, कभी भी मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके ना पाए। या साउथ निकोबार में हम इतने मजबूत रहेंगे कि हिंद महासागर में ही हम चीन की नौसेना को जल समाधि दे देंगे, भारत की मुख्य भूमि के पास उसको आने नहीं देंगे। तो इस दृश्य से उसका बहुत बड़ा उपयोग है। और भविष्य में मान लीजिए अमेरिका के साथ भी कोई तनाव की स्थिति आती है, तो वहाँ से दीगो गार्सिया जो है वो बहुत दूर नहीं है, तो उस पर भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए साउथ निकोबार या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उससे चीन जो है हमेशा दबाव में रहेगा। दूसरी बात यह है कि दौलत बेग ओल्डी और अगर सियाचिन पर आप ध्यान दें, तो वहाँ से कराकोरम दर्रा जो है वो भी 40 किलोमीटर पर है। तो भारतीय सेना 1 घंटे की नोटिस पर कराकोरम दर्रे पर भी कब्जा कर सकती है, और भारतीय नौसेना मलक्का स्ट्रेट और सुंदर स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती है युद्ध की स्थिति में। तो चीन पूरी दुनिया से कट सकता है, केवल रूस और जापान और कोरिया के अलावा उसका संपर्क किसी देश से नहीं रह जाएगा। तो इस दृष्टि से ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पीओके के बारे में जब चर्चा होती है तो पीओके का एक टुकड़ा शक्सकम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, वहां से उनका सिपेक जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट जब पीओके में है और भारत पीओके लेने की कोशिश करेगा, तो चाइना भी ऑब्वियसली मैदान में उतरेगा। तो दोनों को रोकने की और ठोकने की क्षमता भारत के पास है क्या? भारत वही तैयारी कर रहा है, 2 फ्रंट वार जो बोलते हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। चीन के लिए इतना आसान नहीं कि वो खुलेआम युद्ध में आए, क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर वो खुलकर पाकिस्तान के साथ आता है तो विश्व युद्ध हो जाएगा। फिर वो ऐसी स्थिति में क्वाड के कारण अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ आने के लिए जो है मजबूर हैं। तो एक प्रकार से वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो चीन खुलेआम आने से तो बचेगा, लेकिन वो हथियार देगा। पाकिस्तान की जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद किया, वैसे वो मदद करते रहेगा। तुर्की ये हो सकता है उसकी तुलना में ज़्यादा खुल करके मदद करे, वो सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन इन सबको पूरी तरह से जवाब देने की और नष्ट करने की क्षमता जो है भारत के पास है। भारत के पास बहुत ही पेशेवर सेना है, उसको जो आदेश दिया जाता है वो करके दिखाती है। अगर उसको कह दिया कि आपको पीओके पर कब्जा करना है तो कब्जा कर लेगी, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो उस ढंग की हमारी तैयारी है और उस ढंग के हमारे पास हथियार हैं। भारतीय सेनाएं जो हैं इसका अभ्यास करके भी बैठी हैं कि हमको कितने समय में पूरे पीओके पर कब्जा कर लेना है। चूँकि अफ़गानिस्तान से हमारी अच्छी मित्रता है, तो अफ़गानिस्तान की सीमा पर जैसे ही हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ से हमें सहयोग भी मिलना आरंभ हो जाएगा। तो पीओके पर कब्जा करना भारतीय सेना के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, और चीन इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा। उसका बड़ा कारण यह है कि चीन के जो अड्डे हैं वो शिनजियांग में है, होटन करके, और लासा वगैरह जो तिब्बत में हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर हैं।
तो वहाँ से उनके विमान बहुत ज़्यादा लोड लेकर के उड़ान नहीं भर सकते हैं, और भारतीय मिसाइल जो प्रलय है वह उनके सारे अड्डों को नष्ट कर सकती है, मतलब लद्दाख से ही। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी आसान नहीं कि भारत के साथ भिड़ सके, और भारतीय सेनाओं के साथ जब भी चीन भिड़ा है उसको हमेशा एक बहुत कठोर उत्तर मिला है। जैसे 120 सैनिकों ने 1962 में उनके 1300 सैनिकों को मारा, हमारे 3 लोगों ने मिल करके अरुणाचल में उनके 550 सैनिकों को मारा था। 1967 में जब यहाँ पर युद्ध हुआ सिक्किम में, तो नाथुला दर्रे को लेकर के, तो वहाँ पर भारतीय सेना के केवल 70 जवान शहीद हुए थे, उनके 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। तो हमने गलवान के समय भी उनके लोगों को मार करके बताया कि उनके 10 सैनिक हमारे एक वो तो सैनिक हाथों के से बराबर, मारा था गलवान। हाथों से ही। तो आज भी वो मानते हैं कि भारत का एक सैनिक उनके 10 सैनिकों पर भारी है। तो ऐसी स्थिति में चीन की सेना जो है, आधुनिक युद्ध लड़ने का उसके पास अनुभव नहीं है, तो युद्ध में अभी वो उसके पास जो हथियार है वो बहुत परीक्षित भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कुछ किया, लेकिन हमने उसको नष्ट करके बता दिया को हमारे लिए खिलौना है। तो चीन सीधे भारत से भिड़ने से बचेगा, क्योंकि वो जानता है कि भारत के पास पूरे विश्व की सबसे पेशेवर पर्वतीय सेना है। जो पहाड़ी युद्ध में भारत को जितनी महारत हासिल है उतनी विश्व की किसी भी देश को हासिल नहीं है। तो इस कारण चीन जो है हमसे भिड़ने से बचेगा, लेकिन वो पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारत जब चाहेगा वो पीओके ले लेगा। थोड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तरफ मुड़ते हैं। अभी पाकिस्तान की तो हरकतें शुरू रहती है, पूर्व की दिशा में भी अभी एक मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के हमने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन बहुत समय से एक ऐसी चर्चा है, जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हमारा अगर एक चिकन नेक है तो आपके 2 है। तो भविष्य में कुछ संभावना है क्या कि वो चिकन नेक उनकी कट जाए? देखिए, अगर बांग्लादेश कोई दुस्साहस करता है या चीन और पाकिस्तान के इशारे पर अगर नहीं करता, समझा, बांग्लादेश बहुत सीधा और सरल हो गया, लेकिन अपना अपना जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो पूरा करने के लिए हम उन पर आक्रमण करें और भारत का थोड़ा विस्तार करें, ऐसा संभव है? नहीं, आने वाले समय में कुछ भी संभव है, भारत आज भी कर सकता है। लेकिन भारत अभी जो तैयारी कर रहा है, जो हमारा चिकन नेक है उसको हम गैंडे की नेक बनाने जा रहे हैं। अभी क्या बोलते हैं, राइनो नेक बना रहे हैं। तो गैंडे की सींग की तरह उसको हम इतना पावरफुल बना दे रहे हैं कि जो आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उसके नीचे से आप देख रहे हैं रेलवे लाइन निकाल रहे हैं, टनल बना रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा शस्त्रागार बना रहे हैं। वही ऐसी जगह है जहाँ S-400 भी तैनात है, राफेल का भी पूरा स्क्वाड्रन हाशिमारा में तैनात है। वहाँ पर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर अग्नि तक सब तैनात है। तो उस क्षेत्र की सुरक्षा जो है सबसे ज़्यादा की जा रही है। तो इसलिए वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर भारत अगर लगा कि भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो भारत चिकन नेक को सीधा कर सकता है, जो 1971 में कर लेना चाहिए था, या फिर बाद में जब भी समझौते हुए ज़मीन को लेकर उसी समय क्लियर कर लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी 1971 के युद्ध में जो गलती थी या भूल किया था सरकार ने, यह था कि चटगांव को लेना चाहिए था, या कम से कम जो त्रिपुरा और मिजोरम है उसको बंगाल की खाड़ी से सीधे जोड़ना चाहिए था। तो उसका विकास भी पूर्वोत्तर का जल्दी होता और सुरक्षा हमारे लिए बहुत आसान हो जाती। अभी हम सितवे बंदरगाह म्यांमार का डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ चूँकि गृह युद्ध चल रहा है तो उसके आगे का हाईवे बनाने का कार्य अभी रुका हुआ है। मिजोरम से उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, हमने पोर्ट तो बना दिया है। तो कहीं न कहीं उस दृष्टि से भी उधर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपना काम कर सकते हैं, तभी जो है हम भारत को पूरी तरह से सुरक्षित कर पाएंगे। मेरे ख्याल से डिफेंस ही ऐसा विषय है कि जिस विषय पर हम लोग और 4 घंटे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए हम लोग बाकी रखते हैं। तो करुणा शंकर जी, आप न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आए और अपना समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए दिल से आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।